सो फाइनली हम लोग जो है पहुंच चुके हैं क्वेश्चंस ऑन इफिशिएंसी। इफिशिएंसी ये वर्ड ही जो है हमको टाइम एंड वर्क में जो हमने पहली बार ही सुना है, जब से हमने एप्टीट्यूड पढ़ा है। तो देखो, आपको इफिशिएंसी वर्ड आपको मिला इस तरह से कि टाइम को सर जब आप इफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करते हो तो सर आपको वर्क मिलता है। ये पढ़ा था मैंने आप लोगों को, टाइम इंटू इफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क, या फिर इसी को मैंने ऐसे ही बोला था कि डेज इंटू वर्क पर डे, ठीक है, इज इक्वल टू होता है टोटल वर्क। ठीक है, डेज इंटू वर्क पर डे इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल वर्क। तो इसको मैंने ऐसा लिखा था। तो आपको पता है कि यहाँ पे हम इसको अगर शॉर्टकट में लिखे टाइम इंटू इफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क, दैट इज टाइम इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन इफिशिएंसी। ठीक है, तो आप एक बात हमेशा याद रखिए कि टाइम और इफिशिएंसी के रिलेशन का नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि वर्क यहाँ पे कांस्टेंट है, अगर मैं बोलूं कि वर्क कांस्टेंट है, जैसे मैंने कल भी बताया था या उस स्टार्टिंग के कंसेप्ट में बताया था कि वर्क अगर ये चीज कांस्टेंट है तो बच्चों टाइम जो है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है इफिशिएंसी के। इसका मतलब ये है कि टाइम का रेशो अगर x इज टू वाई है तो इफिशिएंसी का रेशो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। मेरी बात समझिए, ये तभी हो सकता है जब वर्क कांस्टेंट है। अब वर्क कांस्टेंट है कैसे समझता है, जैसे ए ने किसी काम को 20 दिन में किया और बी ने उसी काम को 30 दिन में किया, तो ये हो गया बेटा वर्क कांस्टेंट, क्योंकि ए ने भी वही काम किया है, बी ने भी वही काम किया, मतलब वर्क कांस्टेंट हो गया। मतलब ए और बी का अगर वर्क, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे टाइम का रेशो देखो 2:3 बन रहा है, तो इनका इफिशिएंसी का रेशो बाय डिफॉल्ट 3:2 बनता है, इसलिए हम बोलते हैं कि 60 देखो एलसीएम है इनका, है ना। इस तरह से आप लॉजिक लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन हर बार जो है वर्क ही कांस्टेंट हो ऐसा नहीं, कभी कभी सवाल में ऐसा भी दे देते हैं कि वहां पे जो है टाइम को भी कांस्टेंट कर देते हैं। ठीक है, टाइम कांस्टेंट करते हैं, एफिशिएंसी कांस्टेंट जनरली होती नहीं है। तो टाइम कांस्टेंट मतलब क्या है, देखो टाइम इनटू एफिशिएंसी होता है वर्क। अगर मैं फॉर एग्जांपल टाइम नाम की चीज को कांस्टेंट कर दूं तो आपको समझ रहा है कि एफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वर्क के। मतलब जिसकी जितनी ज्यादा एफिशिएंसी वो उतना ज्यादा वर्क कर लेगा, अगर दोनों को सेम टाइम दिया जाए काम करने के लिए। तो इसका मतलब एफिशिएंसी का रेशियो अगर x टू y है तो वर्क का भी रेशियो जो है x टू y हो जाएगा। बस ये छोटी मोटी बातों को आपको समझ लेना है, इससे जो है सवाल को जो है समझने में मदद होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है मैंने, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इस सवाल को सॉल्व करो, और जो है ना एक रफ बुक लेके बैठो, फेयर बुक मत लेके बैठो, और फटाफट आंसर देने की कोशिश करो, सभी लोग ट्राई करेंगे। और एक दो दिन में जो है मैं बैंकिंग का सेशन लूंगा आपका, मतलब बैंकिंग का मैं पूरा आपको डिटेल में समझाऊंगा कि बैंकिंग के एग्जाम कैसे होते हैं, प्रीलिम कैसे होता है, मेंस कैसे होता है, लेवल क्या होता है। एक दो दिन में मैं वो सेशन ले लूंगा, ठीक है, तो निश्चित रहिए। बताइए इसका आंसर बताइए। ठीक है, ध्यान दो, अलग कुछ नहीं है, बस प्रॉपरली समझ लेना है, बाकी कुछ नहीं। देखो क्या लिखा है, देखो ए इज ट्वाइस एज इफिशिएंट एज बी, मतलब ए जो है बेटा 2 गुना इफिशिएंट है किसके, बी के। इसका मतलब ये है कि ए इज टू बी का जो इफिशिएंसी का जो रेशियो है वो लिख सकता हूं मैं 2:1। ठीक है, इस तरह से डायरेक्ट डायरेक्ट भी 2:1 लिखा होता तो भी आई थिंक समझ ही जाता आपको। यहाँ पे देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे क्या लिखा है, देखो बी इज 3 टाइम्स मोर इफिशिएंट देन सी, मतलब बी जो है वो सी से जो है 3 गुना से ज्यादा इफिशिएंट है। अब यहाँ पे एक चीज को समझो, 3 टाइम्स मोर, ठीक है, इसका मतलब होता है बच्चों 4 टाइम्स, याद रखना। ठीक है, 3 टाइम्स मोर मतलब होता है 4 टाइम्स, तो रेशो कितना आएगा, 4:1। अब ऐसा क्यों सर, क्योंकि देखो 3 टाइम्स मतलब होता है 3 गुना, 3 टाइम्स मोर मतलब 3 गुना से ज्यादा। अब 3 गुना से ज्यादा क्या होगा, 4 टाइम्स होगा। कभी कभी ऐसा भी आपको आता है एग्जाम में, ट्वाइस मोर। ट्वाइस मोर का मतलब होता है बच्चों 3 टाइम्स।
ठीक है, अगर आपको ऐसा आ जाए कि 4 टाइम्स मोर, तो इसका मतलब हो जाएगा 5 टाइम्स। ठीक है, या तो ट्वाइस मोर लिखते हैं, फिर कभी कभी इसको 2 टाइम्स मोर करके भी आता है ये, 2 टाइम्स मोर। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीजें याद रखो आप लोग। तो ये क्या है, देखो ये इनकी इफिशिएंसी की बात कर रहा है। ठीक है, सवाल को अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो ए इज ट्वाइस इफिशिएंट एज बी एंड बी इज 3 टाइम्स मोर इफिशिएंट देन सी। मतलब हम यहाँ से कहीं ना कहीं जो है ए बी सी के इफिशिएंसी का रेशो जज कर सकते हैं। तो एबीसी का इफिशिएंसी का रेशो कितना है, देखो यहाँ पे बी और सी का 4:1 है, और बी के डबल जो है ए का है, मतलब यहाँ पे जो है ए का 8 आएगा। मतलब इनके इफिशिएंसी का रेशो कितना हो गया, 8:4:1। अभी तक आपको जो भी मैंने मेथड पढ़ाया था वो मेथड से थोड़ा अलग मेथड से करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से मेथड चेंज होती है। ठीक है, क्योंकि अभी हम एफिशिएंसी के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अब लिखा क्या है, देखो वर्किंग टुगेदर ऑल ऑफ देम कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 16 डेज। वर्किंग टुगेदर ऑल ऑफ देम मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलके पूरा काम कितने दिन में कर सकते हैं, 16 दिन। मतलब इन्होंने मिलके जो 16 दिन में काम किया है उसी को तो हम बोलते हैं टोटल वर्क। ठीक है, एबीसी ने मिलकर 16 दिन में जो भी काम किया उसको हम क्या बोलेंगे, टोटल वर्क। देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज ए अलोन विल कंप्लीट द टोटल वर्क। तो ए अकेला पूरे काम को कितने दिन में करेगा। तो पहली बात यह है कि पूरा काम पहले पता तो लगे हमको क्या है। तो पूरा काम क्या है, देखो ए का एफिशिएंसी है 8, बी का एफिशिएंसी है 4 और इसका एफिशिएंसी है 1। मतलब कितना हो गया, 8 और 4 12 और कितना 13, मतलब ये 13 × 16 ये हो गया बेटा टोटल वर्क। ये क्या हो गया, टोटल वर्क। मतलब 13 × 16 ये हो गया टोटल वर्क। इस टोटल वर्क को किसको करना है, ए को करना है। कहाँ करना है, अकेले करना है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 8 की है। तो 8 की एफिशिएंसी से कितने दिन लगाएगा, 8 × 16 13 × 26, मतलब 26 दिन लगाएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, बोलो फटाफट रिप्लाई किया करो। ठीक है, आप जितना टाइम पास करेंगे उतना टाइम पास होते रहेगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखो कुछ बच्चों ने भले ही बोला नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों के दिमाग में एक चीज आ सकती है। ठीक है, वो ये कि सर आपने तो सर इफिशिएंसी का रेशो लिया है, लेकिन सर हमको एक्चुअल इफिशिएंसी तो पता नहीं। ठीक है, तो अगर आपने टाइम एंड वर्क को बेटा अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने एक चीज देखी होगी कि इफिशिएंसी जो है ये हम डिसाइड करते हैं। इफिशिएंसी जो है बच्चे बच्चों ये हम डिसाइड करते, खुद डिसाइड करते। कैसे डिसाइड करते, टोटल वर्क को जनरेट करके। अभी तक क्या हो रहा था, इसके पहले के सवाल में टोटल वर्क हम हमारे हिसाब से डिसाइड कर रहे थे, और टोटल वर्क के कारण इफिशिएंसी डिसाइड हो रही थी। तो बेटा आप इफिशिएंसी 8:4:1 लिखो, या आप इफिशिएंसी को डबल डबल करके लिखो, या 3 गुना करके लिखो, कोई फर्क नहीं गिरता सवाल में। सवाल में आंसर में कोई फर्क नहीं गिरता। अगर आपको इफिशिएंसी का रेशो मिल गया मतलब ही वो एक्चुअल इफिशिएंसी, ऐसा आप ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं गिरेगा सवाल। अगर किसी के मन में ये सवाल आया होगा, ठीक है, तो होपफुली क्लियर हो जाएगा बढ़ते सवालों के साथ। ठीक है, इस सवाल को सॉल्व करो और जल्दी आंसर बताओ। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क के, जिससे आपका और कंसेप्ट क्लियर होगा टाइम एंड वर्क का। ठीक है, 10-15 तारीख तक वेट करूंगा मैं, फिर चालू करने वाला हूँ ऑफलाइन क्लासेस। देखते हैं क्या रिस्पॉन्स रहता है उस टाइम तक। सर फिर जो चंद्रपुर के बाहर रहते हैं उनका कैसा, तो आप चंद्रपुर में आने वाली है क्या। ठीक है, जैसा जमेगा वैसा ट्राई करेंगे। ठीक है, देखते हैं सिचुएशन के हिसाब से बता दूंगा मैं। ठीक है, अभी मैं कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। करो जल्दी जल्दी बताओ, इस सवाल का आंसर बताओ।
ठीक है, ध्यान दो, नहीं आ रहा है आंसर, ध्यान दो सभी लोग मेरे तरफ, ठीक है, सभी लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा है देखो, ए इज एज इफिशिएंट एज बी एंड सी टुगेदर। मतलब ए जो है, ठीक है, बी और सी के, ठीक है, दोनों के कंपैरिजन में एज इफिशिएंट है, मतलब ए की जितनी इफिशिएंसी है उतनी जो है बी और सी की इफिशिएंसी है। बोलो ये क्लियर है क्या, बताओ यहाँ पर, पहले समझा बोलो, ये क्लियर है? बहुत बढ़िया। देखो ये छोटी मोटी बातें जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखे हैं कि ए जो है एज एफिशिएंट एज बी एंड सी टुगेदर। फिर क्या लिखा है देखो, वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 36 डेज। ठीक है, मैं आपको दो अलग तरीके से समझा दूंगा इस और, पहले ध्यान से समझो। वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 36 डेज, मतलब ए और बी मिलके पूरे काम को जो है 36 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। एंड सी अलोन कैन कंप्लीट इट इन 60 डेज, जबकि सी अकेला पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है, 60 डेज में। ए एंड सी वर्किंग टुगेदर फॉर 10 डेज एंड बी अलोन विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन। देखो मुझे इस पूरे सवाल में मेन इंपॉर्टेंट चीज है, मेरे को दो चीजें चाहिए, एक चाहिए टोटल वर्क और दूसरी चाहिए बच्चों इफिशिएंसी। किसकी इफिशिएंसी, बी की, क्योंकि मुझे बी के बारे में वैल्यू निकालनी है, और साथ ही साथ किसकी चाहिए, ए और सी की भी चाहिए, है ना। इस तरह से क्वेश्चन को हम समझते हैं। आपको दिख रहा है कि ए और बी ने पूरा काम कंप्लीट किया कितने दिन में, 36 दिन में। तो मैं ऐसा बोल देता हूँ कि ए और बी मिलके पूरा काम बेटा कंप्लीट कर लेते हैं 36 दिन में, ठीक है, 36 डेज में। और वहीं पे अगर मैं सी की बात करूँ तो सी को पूरा काम कंप्लीट करने में कितने दिन लगते हैं, 60 दिन। मतलब ये बेटा डेज का रेशो है ना। अगर मैं डेज के रेशो की बात करूँ तो 12 तारीख 36, 12 पंचे 60, मतलब ये जो है डेज का रेशो है। डेज हियर इज नथिंग बट इक्वल्स टू टाइम। तो आपको पता है कि ए और बी जो काम कर रहे हैं वही काम सी कर रहा है। मतलब बेटा यहाँ पे वर्क कांस्टेंट है, अगर वर्क कांस्टेंट है तो टाइम के उल्टा क्या होता है, इफिशिएंसी होता है सर। तो टाइम के उल्टा इफिशिएंसी कर दो, मतलब 5/3 कर दो, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी की इफिशिएंसी 5 है, जबकि सी की इफिशिएंसी कितनी है, 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इनको कंबाइनली देखूं एबीसी को, तो एबीसी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है, तो सर एबीसी की सर कंबाइंड एफिशिएंसी 8 है। अगर मैं यहाँ पे देखूं बेटा तो यहाँ पे एबीसी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है, तो सर यहाँ पे एबीसी की कंबाइंड एफिशिएंसी सर 2 है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि पर्सन सेम सेम है तो उनकी एफिशिएंसी भी सेम होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, ठीक है, 4/4 मिलेगा, और यहाँ पे है मेरा 5/3, ठीक है। इसे किसी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मुझे पता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन देख लो अच्छे से। देखो मैं ऐसा बोलूंगा कि ए बटे बी प्लस सी, इसकी एफिशिएंसी है बेटा 4/4, जबकि ए प्लस बी बाय सी इसकी एफिशिएंसी है 5/3। अगर आप अच्छे से नोटिस करोगे तो एबीसी का एडिशन देखो यहाँ पे भी 8 आ रहा है, एबीसी का एडिशन देखो यहाँ पे भी 8 आ रहा है। और जिन बच्चों को ये नहीं समझ रहा उसने रेशियो प्रोपोर्शन नहीं पढ़ा। कितने लोगों को याद है मैंने रेशियो प्रोपोर्शन में ये कंसेप्ट पढ़ाया था, याद है आपको रेशियो प्रोपोर्शन में ये पढ़ाया था मैंने, एक्स प्लस वाई वाले एग्जाम्पल में, एक्स प्लस वाई प्लस जेड वाले एग्जाम्पल में, रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ाया था ये कंसेप्ट, ठीक है। अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ लेना है चीजों को, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो है क्लियर कर दिया है आपके लिए कंसेप्ट, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो आपको ए की इफिशिएंसी दिख रही है 4, सी की इफिशिएंसी दिख रही है 3, जबकि ए प्लस बी प्लस सी की इफिशिएंसी कितनी है टोटल, तो ए प्लस बी प्लस सी की इफिशिएंसी टोटल 8, जिसमें से बेटा ए की 4 है, सी की 3 है, तो बाय डिफॉल्ट बी की कितनी होगी, 1 होगी, है ना। अब लिखा क्या है देखो, ए और सी ने वर्क किया है 10 दिन के, लेकिन टोटल वर्क है किधर, टोटल वर्क तो निकालना पड़ेगा। तो टोटल वर्क देखो आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, तो ये सेंटेंस से आपको टोटल वर्क मिल जाएगा, अदरवाइज आपको ये सेंटेंस से टोटल वर्क मिल जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, सी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 60 डेज, मतलब सी अकेला टोटल वर्क को जो है, मतलब सी अकेला कंप्लीट कर सकता है कितने दिन में, 60 डेज में। मतलब सी ने 60 दिन में जो भी काम किया है वही टोटल वर्क है। तो सी ने जो है कितने की एफिशिएंसी से काम किया, 3 की एफिशिएंसी से काम किया, कितने दिन के लिए, 60 दिन के लिए। मतलब बेटा 180 यूनिट इज अ टोटल वर्क, मतलब 180 यूनिट इज क्या हो गया, टोटल वर्क। मतलब टोटल वर्क है कितना, 180। समझ रहे हो, ये टोटल वर्क है हमारा कितना, 180। इस टोटल वर्क को जो है बच्चों पहले किसने स्टार्ट किया, इस पूरे टोटल वर्क को जो है, ठीक है, इस पूरे टोटल वर्क को पहले किसने स्टार्ट किया, ए और सी ने। तो ए और सी ने मिलकर इस टोटल वर्क को स्टार्ट किया। कितने दिन काम किया बेटा, 10 दिन के लिए काम किया सर, 10 दिन के लिए काम किया।
अब उसके बाद रिमेनिंग काम किसको करना है, बी को करना है। तो कितने दिन के लिए करेगा वो बताना है हमको। तो आप ही देखो ए और सी जो है कितना है, तो ए और सी का इफिशियंसी देखोगे तो ए और सी का इफिशियंसी कितना, देखो ए और सी का इफिशियंसी कितना है 7। ए और सी का इफिशियंसी कितना है 7, मतलब ये 7 इंटू 10 मतलब 70 काम हो चुका है। अगर 70 काम हो चुका है तो काम कितना बाकी है 110। अब इस 110 काम को कौन कर रहा है, बी कर रहा है। तो कितने की इफिशियंसी से कर रहा है, एक की इफिशियंसी से। तो कितने दिन लगाएगा, 110 दिन लगाएगा। बोलो आगे मजा आपको सवाल में। आप जल्दी जल्दी रिप्लाई क्यों नहीं करते, आप ये नहीं समझता आप लोगों का। आप 60 लोग हो, उसमें से 4 लोग रिप्लाई करते हैं हाँ हाँ करके, बाकी लोग क्या है, दर्शक है क्या। जब तक आप हाँ नहीं बोलोगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। नहीं समझा तो बोल दो सर नहीं समझा, मैं डबल रिपीट करूंगा, मेरा काम है वो। ठीक है, कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो कंफ्यूजिंग चीजों को थोड़ा सा टैकल कर लो। अभी नहीं समझ रहा है तो बोलो सर, मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, अब सर आपने बोला था और एक मेथड से बताएंगे, ठीक है मैं और एक मेथड से बताता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा होपफुली आप लोगों ने। इतना लेंदी है नहीं सवाल जितना मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत ही शॉर्टकट वे में सॉल्व हो जाता है। बस आपको ये सारी चीजें जो है पहले से ही आपके दिमाग में होनी चाहिए, सब चीजें आपको आनी चाहिए पहले से। देखो मैं इसी मेथड से आपको पूरा सवाल डबल से समझाता हूँ, ध्यान दो, फिर मैं दूसरा मेथड भी समझा दूंगा। क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, ए जो है उतना ही इफिशिएंट है जितने बी और सी है, मतलब इनका 1:1 का रेशियो है। अब ए और बी मिलके बेटा किसी काम को, ए और बी मिलके किसी काम को 36 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, जबकि सी उसी काम को 60 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 3/5 का रेशियो है, लेकिन ये रेशियो किसका है, टाइम का। तो बेटा टाइम के उल्टा किसका होता है, इफिशियंसी का रेशियो। तो इफिशियंसी का रेशियो कितना है, 5/3। मुझे यहाँ पे भी एबीसी दिख रहा है, यहाँ पे भी एबीसी दिख रहा है, तो बेटा यहाँ पे एबीसी का वैल्यू जो है 8 आ रहा है टोटल, फिर यहाँ पे तो 2 ही आ रहा है। ऐसा क्यों, तो फिर इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4/4 हो गया, 5/3 हो गया। अब ये हो गया प्रॉपर। अब मुझे यहाँ पे एबीसी का अगर मैं टोटल की बात करूँ तो ये सब लिखने वाली बात नहीं, मैं बस आपको लिख के दिखा हूँ। ए प्लस बी प्लस सी का टोटल कितना है 8, उसमें से ए का 4 है, सी का 3 है, तो बी का कितना है 1 है। अब टोटल वर्क कितना है, तो सी ने जो कंप्लीट किया है 60 दिन में उसको बोलेंगे टोटल वर्क। तो सी की इफिशियंसी कितनी है, तो सी की इफिशियंसी 3 है और टोटल वर्क कितना है 60, मतलब 180 जो है बेटा ये टोटल वर्क। इस 180 टोटल वर्क को जो है ए और सी ने कितने दिन चलाया, 7-10 दिन के लिए चलाया। तो ए और सी का इफिशियंसी कितना है, इसका 4 है, इसका 3 है। तो सर ये जो है 7 इंटू सर 10 मतलब सर 70 यूनिट का काम सर ये कर चुके हैं। अगर ये 180 में तो 70 यूनिट कर चुके हैं तो कितने यूनिट काम बाकी है, 110। अब इस 110 को कौन करेगा, बी करेगा। कितने की इफिशियंसी से, एक की इफिशियंसी से, तो 110 दिन लगेंगे। ठीक है, ये हो गया एक तरीका। इसको जो मैंने अभी पढ़ा ये वन ऑफ द बेस्ट तरीका है इस सवाल को सॉल्व करने का। ठीक है, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। ठीक है, अब दूसरे तरीके से आपको मैं समझाता हूँ, ध्यान दो। अब दूसरा तरीका ये है कि आप जो है ऐसा भी कर सकते थे कि ए प्लस बी ने किसी काम को कंप्लीट किया 36 दिन में, जबकि सी अकेले ने उस पूरे काम को कंप्लीट किया 60 दिन में। तो एक काम करो, इनकी इफिशियंसी ले लो, इनका क्या करो, पहले एलसीएम निकालो, जैसे अभी तक मैंने आपको पढ़ाया। तो अगर मैं एलसीएम की बात करूँ तो ऐसा एलसीएम लेना पड़ेगा जो इन दोनों से कटे, वो दोनों से कटने वाला नंबर मुझे 180 दिख रहा है। देखो एक बात मेरी समझ लो, बहुत ही नसीब की बात है कि 180 यूनिट ही यहाँ पे आया, ऐसा जरूरी नहीं कि 180 आने वाला था, कभी कभी कोई दूसरा भी नंबर आ जाता है एक आध बार। ठीक है, अब 36 का कितने गुना है, 5 गुना है, और 60 का कितने गुना है, 3 गुना है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि ए की इफिशियंसी बी और सी के बराबर है, मतलब ए की इफिशियंसी बेटा बी और सी के बराबर। तो आप यहाँ पे देख कर पा रहे हो कि ए की इफिशियंसी जो है बी और सी के बराबर है, मतलब जो है ए की इफिशियंसी यहाँ पे 1 है, तो बी प्लस सी की इफिशियंसी यहाँ पे कितनी है, 3। अब इतना कर लेने से सवाल सॉल्व नहीं होता, क्यों, क्योंकि आपको बोला है कि इस टोटल वर्क को जो है, जो 180 यूनिट का जो टोटल वर्क है, इस 180 यूनिट के टोटल वर्क को बच्चों पहले किसने स्टार्ट किया, ए और सी ने। कितने दिन के लिए चलाया, 10 दिन के लिए। फिर किसने, ये फिर काम कौन कर रहा है, बी कर रहा है। कितने दिन के लिए कर रहा है सवाल है। इसके लिए आपको जरूरी क्या है, इसके लिए आपको जरूरी है ए की इफिशियंसी और सी की इफिशियंसी। और आपको ए और सी की इफिशियंसी नहीं पता, आपको सिर्फ सी की पता है, यहाँ पे 3। तो सर ए की कितनी होगी, तो ए की भाई आपने मर्जी से डिसाइड नहीं कर लेना कि ए की 4 रही होंगी, इसकी 1 रही होंगी, या फिर इसकी 2 रही होंगी तो इसकी जो है 3 रही होंगी। अपने मर्जी से डिसाइड नहीं होता। इसलिए उन्होंने यहाँ पे कंडीशन दे दी, क्या दे दी, कि ए की इफिशियंसी बी और सी के दोनों के टोटल के बराबर है। तो ए की इफिशियंसी बी और सी के टोटल के बराबर है, मतलब 1/1 है। लेकिन यहाँ पे तो मुझे ए और बी की इफिशियंसी सी के कंपैरिजन में 5/3 दिख रही है ना।
तो फिर एक मुझे करना पड़ेगा कि यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो घूम फिर के सवाल वैसे ही आ गया जैसे मैंने पढ़ाया था आपको। देखो ए की इफिशियंसी 4 हो गई, सी की इफिशियंसी कितनी हो गई 3 हो गई, और बी की इफिशियंसी कितनी हो गई 1 हो गई। अब आप इस सवाल में देखो इन दोनों को अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे 4 और 3 जो कि 7 मतलब 70 हो जाएगा, मतलब बचेगा 110। एक की इफिशियंसी से 110 दिन लगा देगा। ठीक है, ये भी एक तरीका था। लेकिन जो बहुत ज्यादा रिपीटिशन वाला तरीका है ना वो पढ़ाऊंगा मैं आपको, मतलब जो बहुत ज्यादा यूज होगा। ये अभी एक हाथ सवाल में लग गया, ठीक है, लेकिन ये भी बेस्ट ही है, बस आपको सवाल को समझते आना चाहिए। ठीक है, इसको सॉल्व करो। कुणाल निंबाळकर कोण है? बहुत बढ़िया, 32 आंसर आ रहा है। चलो देखते हैं 32 करेक्ट है क्या। क्या लिखा है देखो, यही है ना, ए इज थ्राइस एज गुड वर्कमैन एज बी, मतलब ए जो है 3 गुना इफिशिएंट है किससे, बी से, मतलब ए जो है थ्राइस एज गुड वर्कमैन एज बी। सी अलोन टेक्स 48 डेज टू पेंट अ हाउस, ठीक है, सी अकेला जो है बच्चों 48 डेज लेता है किसी हाउस को पेंट करने के लिए, जबकि एबीसी वर्किंग टुगेदर टेक 16 डेज। ठीक है, तो यहाँ पे बेटर है कि मैं जो है इसका ये बना दूं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, रेशो बना दूं। ठीक है, देखो ए और बी मिलके जो है ए जो है 3 गुना ज्यादा इफिशिएंट है बी से, और सी अकेला पूरे काम को कंप्लीट कर सकता है 48 डेज में, जबकि ठीक है ए बी सी तीनों लोग मिलके जो है पूरा काम कंप्लीट कर लेते कितने दिन में, 16 दिन में। तो ये कितना हो जाएगा 3:1। तो ये हो गया बेटा इनके टाइम का रेशो। टाइम का रेशो क्यों, क्योंकि मैंने डेज को लिया है ना यहाँ पे, तो एफिशिएंसी का रेशो क्या हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत ही अच्छा सवाल है ये, ध्यान दो। अगर एफिशिएंसी का रेशो बेटा 1/3 होगा तो आप यहाँ पे एक नोटिस करो, अगर यहाँ पे सी के बारे में बात करो तो बेटा देखो सी की इफिशिएंसी 1 है, सी की इफिशिएंसी देखो 1 है, कहाँ से देखो यहाँ से। अगर आप ऐसा देखोगे तो यहाँ पे टोटल इफिशिएंसी 3 है, मतलब ए प्लस बी की इफिशिएंसी कितनी है 2 है, और यहाँ पे देखो ए प्लस बी की इफिशिएंसी देखो 4 है, मतलब बेटा इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जो इक्वेशन है इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2/6 हो जाएगा। पहले ये समझा के बताओ। नहीं समझा, ठीक है मैं बताता हूँ। पता नहीं मेरा लैपटॉप क्या हो गया, अलग ही स्क्रीन दिख रही है मुझे।
ठीक है, नहीं समझा तो ठीक है, डबल बताते हैं। ठीक है, मेरी बात समझो, समझने की कोशिश करो, ठीक है, ध्यान दो। अगर मैं बोलूं कि a डिवाइडेड बाय b प्लस c, इसका रेशो बच्चों 1/3 है, और मैं यहाँ लिखूं b डिवाइडेड बाय, ठीक है, a प्लस c, इसका रेशो बच्चों 1/2 है। ठीक है, ध्यान से समझो। आप इस इक्वेशन को एनालिसिस करके बताओ मुझे कि ऊपर को कितने से और नीचे को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। थोड़ा प्रॉपर्ली एनालिसिस करो इसका और बताओ ऊपर वाले को कितने से और नीचे वाले को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर को 3 से, ओके, नीचे 2 से, ओके। सभी लोग सेम आंसर दे रहे? 2 3 3 2 2 3। ठीक है, अब पहले समझने की कोशिश करो मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दो। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे भी क्या है सर, यहाँ पे भी सर एबीसी है, तो मुझे बताओ यहाँ पे भी एबीसी है, इनका एडिशन कितना है, 4 है। यहाँ पे भी तो ए प्लस बी प्लस सी है ना, लेकिन इनका एडिशन कितना है बेटा, 3 है। मुझे बताओ अगर एबीसी लोग सेम है तो उनकी इफिशिएंसी अलग अलग कैसे दिख सकती है? इनकी इफिशिएंसी अलग अलग कैसे दिखेंगी? इनकी इफिशिएंसी तो सेम दिखनी चाहिए ना अगर ये लोग सेम है। अगर मैं इसको बोलूं कि ये इफिशिएंसी का रेशियो है, तो बच्चों तुम ही बताओ कि अगर मुझे एबीसी का टोटल एक जगह पे 4 दिख रहा है, एक जगह पे एबीसी का टोटल 3 दिख रहा है, तो ये गलत है ना। गलत है मतलब क्या है, ये रेशियो है, तो इसको ऐसा ऐसा मैनेज करना पड़ेगा जिससे दोनों दोनों इक्वल दिखे। तो इक्वल दिखने का मतलब क्या है, देखो इन दोनों का एडिशन करूंगा बेटा, तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे 3, और इन दोनों का एडिशन करूंगा तो यहाँ पे दिख रहा है 4, और 3 और 4 को इक्वल करने का बेस्ट तरीका क्या होता है, 3 और 4 को इक्वल करने का बेस्ट तरीका होता है कि ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले को 4 से मल्टीप्लाई करो। मतलब इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं और नीचे वाले को बेटा 4 से मल्टीप्लाई करूं, तो मेरी इक्वेशन देखो यहाँ पे आएगा 3 1 जा 3, और ये जाएगा 3 3 जा 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 1 जा 4, और ये जाएगा 4 2 8। अब आप अच्छे से एडिशन करके देखो a प्लस बी प्लस सी का, तो यहाँ पे देखो आपको 12 दिख रहा है। अब यहाँ पे भी आप अच्छे से एडिशन करके देखो a प्लस बी प्लस सी का, देखो यहाँ पे भी आपको 12 दिख रहा है। मतलब मैंने इक्वेशन को प्रॉपर्ली मैनेज किया है। जो बच्चे 2 और 3 बोल रहे थे वो गलत थे। बोलो क्लियर हुआ ये? आप पहले बताओ मेरे को क्लियर हुआ ये? छोटे छोटे स्टेप में आपको क्लियर करते जाऊंगा, ठीक है, तभी सवाल समझेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, ये समझ गया आप लोगों को, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मेरी और एक बात को जो है ना बहुत ही अच्छे से नोटिस करना, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा समझ के आंसर देना। अगर मैं बोलूं, ठीक है, c डिवाइडेड बाय a प्लस बी, इसका जो रेशो है बच्चों वो है 1/3, ठीक है, और मैं यहाँ पे बोलूं कि a डिवाइडेड बाय b, इसका रेशो है बच्चों, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1/1 है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हो क्या ऊपर और नीचे को किससे मल्टीप्लाई करना है? बताओ ऊपर और नीचे को किससे मल्टीप्लाई करना है? अच्छा, ऊपर 3 नीचे 3 नहीं बता सकते? अरे बाप रे, आप तो होती है सर, तो नहीं बता सकते। नीचे 2 ऊपर ऐसे के, अच्छा नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर को ऐसे के। अच्छा ठीक है, ध्यान दो, आप अपने हिसाब से आंसर दे दिए। ठीक है, अब किसी बच्चे ने बोला कि सर नीचे दो, ऊपर ऊपर को जो है एज इट इज रख दो। ठीक है, मैं चलो एक काम करता हूँ बेटा, नीचे को जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और ऊपर को एज इट इज रखता हूँ आपके बोलने के हिसाब से। तो बेटा ये हो जाएगा 2/2, और ये कितना हो जाएगा 1/3। अरे सर इनका भी टोटल 4 है, इनका भी टोटल 4 है, सर बरोबर है, लेकिन गलत है बेटा। अब तुम बताओ बेटा गलत क्यों है? अब तुम बता सकते हो गलत क्यों है? बोलो, बता सकते हो गलत क्यों है? सबसे बेस्ट आंसर दिया है कि सर सी नहीं है। हाँ, वही तो समझने वाली बात है ना बच्चों, यहाँ पे आपको यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि नीचे वाली इक्वेशन में तो सी है ही नहीं, जबकि ऊपर वाली इक्वेशन में सी है। बेटा यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं a प्लस बी प्लस सी का टोटल मिलता है। यहाँ पे जब मैं इनको टोटल करता हूँ ना, तो मुझे a प्लस बी प्लस सी का टोटल, लेकिन यहाँ पे तो मुझे सिर्फ a प्लस बी ही मिल रहा है। इसका मतलब मुझे इक्वेशन को इक्वल नहीं करना। सर फिर इधर क्यों इक्वल किया? क्योंकि बेटा इधर भी a प्लस बी प्लस सी मिल रहा था, इधर भी a प्लस बी प्लस सी ही मिल रहा था, इधर नहीं मिल रहा है।
तो फिर इधर कैसे करेंगे सर एडजस्ट? तो थोड़ा दिमाग तुम ही लगाओ, इधर कैसे एडजस्ट करेंगे? इधर तुमको उस वैल्यू को एडजस्ट करना पड़ेगा जो एक्चुअली एडजस्टेबल है। कौन सी वैल्यू है सर? वो है बेटा ए और बी। वो कौन सी है? ए और बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए और बी का एडिशन देखोगे तो यहाँ पे ए और बी का एडिशन 2 दिख रहा है, जबकि यहाँ पे ए और बी का एडिशन देखोगे तो यहाँ पे कितना दिख रहा है? 3 दिख रहा है। समझ रहे हो? इसका मतलब यहाँ पे ए और बी का एडिशन 3 दिख रहा है, यहाँ पे ए और बी का एडिशन 2 दिख रहा है। इसका मतलब इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 3/3 और ये हो जाएगा बेटा 2/6। अब तुम ही दिमाग लगाओ, है कि नहीं सब बराबर? देखो अब तुम ही दिमाग लगा के बताओ मुझे सब सही है कि नहीं। देखो अगर आप यहाँ पे a प्लस बी का एडिशन करोगे तो यहाँ पे देखो 6 आता, और यहाँ पे भी अगर अच्छे से नोटिस कर रहे हो देखो a प्लस बी का एडिशन 6 आ रहा है। समझ रहा है? कुछ पल्ले गिर रहा है तुम्हारे? इसे बोलते हैं एडजस्ट करना रेशो को। और ये मैं रेशो ही पढ़ा रहा हूँ इनडायरेक्टली, बस रेशो को बस मैं ऐसे लिख रहा हूँ वर्टिकल फॉर्म में। अभी तक तुमको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में पढ़ाया था रेशो। मैं समझ रहा है ना? अब आपको ये दो एग्जांपल से क्या समझ में आया? कि आपको ये समझ में आया कि इसमें क्या करना होता है, सिर्फ जो है ऊपर और नीचे में जो जो आपको चीजें कॉमन कॉमन बनते हुए दिख रही है उनको ही कॉमन करना है, पूरे इक्वेशन को कॉमन नहीं करना है। ठीक है, अब इसी का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ये वाले सवाल से। ठीक है, ध्यान दो। किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, मैं इसको मिटा रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट है ये। ठीक है, इसलिए टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान दो अभी। हाँ, अब इस क्वेश्चन पे ध्यान दो अच्छे से। यहाँ पे क्या लिखा है? ए इज थ्राइस गुड मैन वर्कमैन एज बी, मतलब ए जो है 3 गुना अच्छा मतलब वर्कमैन है किससे? बी से। तो बेटा ये इफिशियंसी की बात हो रही है, मैंने अपने मर्जी से इफिशियंसी नहीं लिखा है, क्वेश्चन के हिसाब से वो इफिशियंसी की बात हो रही है। आप सवाल पढ़ के समझ सकते हो कि ए और बी की यहाँ पे क्या हो रही है? इफिशियंसी की बात हो रही है, मतलब ये रेशो इफिशियंसी का है। फिर क्या लिखा है? देखो सी अकेला 48 डेज लेता है किसी घर को पेंट करने के लिए, जबकि तीनों लोग मिलकर सिर्फ 16 दिन लेते हैं पूरा पेंटिंग करने के लिए। मतलब सी अकेला अगर 48 डेज लेता है तो ए प्लस बी प्लस सी कितना लेते हैं? देखो अगर ये 48 डेज लेता है तो ये जो है सिर्फ 16 दिन लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे रेशो जो है 3/1 है, लेकिन ये टाइम का रेशो है। इनके इफिशियंसी के रेशो की बात करें तो ये है 1/3। इस तरह से इनका इफिशियंसी का रेशो। अब तुम अच्छे से फोकस करो, यहाँ पे C कितना दिख रहा है? 1। मतलब ये C अगर 1 है तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी 3 है, मतलब a प्लस बी बेटा यहाँ पे कितने हैं? 2 है। और यहाँ पे a प्लस बी कितना है? 4 है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस नीचे वाले इक्वेशन को भी 4 करना पड़ेगा, और इसको 4 करने का तरीका है तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा मतलब इनडायरेक्टली इस पूरे इक्वेशन को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये हो जाएगा 2/6 और ये हो जाएगा एज इट इज 3/1। अगर आप अभी अच्छे से नोटिस करोगे तो आपको क्या दिखेगा? देखो आपको ये दिखेगा कि a बाय बी का जो रेशो है वो 3/1 का है इफिशियंसी का, जबकि यहाँ पे अगर आप अच्छे से नोटिस करोगे, ठीक है, तो c बटे a प्लस बी प्लस सी का जो रेशो है वो है 2/6। आपको क्या दिख रहा है एफिशिएंसी के रेशो से? आपको ये दिख रहा है कि a प्लस बी की एफिशिएंसी देखो 4 है। बेटा देखो c की एफिशिएंसी 2 है, मतलब c की एफिशिएंसी अगर 2 है तो बाय डिफॉल्ट a प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है कि नहीं? और यहाँ पे भी देखो a प्लस बी की एफिशिएंसी देखो 4 है। बहुत क्लियर हुआ? ऐसा क्यों करते हैं सर आप? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब तक इफिशिएंसी दोनों रेशो में मैच नहीं होगी, ठीक है, तब तक जो है ये सवाल सॉल्व प्रॉपर्ली होगा नहीं। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर यहाँ पे आपने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है प्रॉपरली तो इसका मतलब ये है कि बेटा a प्लस बी प्लस सी इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 6 है, जिसमें से b की एफिशिएंसी कितनी है? 1 है। c की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है। तो बाय डिफॉल्ट a की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। ये तो दिख रहा है ना इस पूरे इक्वेशन से। तो आपको क्या बोला गया? देखो इट विल टेक हाउ मेनी डेज बी अलोन टू पेंट द हाउस।
पूरे हाउस को पेंट करने के लिए बी को कितना समय लगेगा। अब तुम पहले मुझे एक बात बताओ कि सी को अकेले को पूरा हाउस पेंट करने के लिए कितने दिन लगते हैं, 48 डेज। मतलब सी ने जो 48 डेज में कारनामा करके दिखाया है उसी को हम बोलते हैं टोटल वर्क, है ना। अब इसी टोटल वर्क को किसको करना है, बी को। तो ये टोटल वर्क में सी की इफिशिएंसी कितनी, 2। अगर कोई इंसान बेटा 2 की इफिशिएंसी से 48 डेज के लिए काम करेगा तो उसका टोटल वर्क तो 48 इंटू 2 हो जाएगा। अब इस पूरे वर्क को किसको करना है, बी को करना है, मतलब एक की इफिशिएंसी से करना है, तो कितने दिन लगेंगे, 96 डेज लगेंगे। ये इस सवाल का आंसर। बोलो भाई बोलो, समझे, कुछ गिरा पल्ले। ठीक है, चलो, बहुत बड़ा सवाल था ये, होपफुली आपको क्लियर हो रहा होगा, अभी थोड़ा थोड़ा दिमाग खुल रहा होगा। ठीक है, आप देख पा रहे हो बहुत स्लोली पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को, जैसे 4-5 दिन के अंदर तो खत्म होना चाहिए ये टॉपिक। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, जिस तरह से कल की और आज की स्पीड है हमारी, उस हिसाब से और 2 दिन लगेंगे इस टॉपिक को एंड करने में, 2 नहीं 3 दिन लग सकते हैं। बताओ जल्दी अभी। ये सवाल घर में सॉल्व करो, ठीक है, सेम सेम टाइप का क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, ठीक है, आप घर में सॉल्व कर सकते हैं इसका। होमवर्क होमवर्क करके स्क्रीनशॉट लो इसका। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सी के जगह पे ए आ गया है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, बढ़िया सवाल है। 1 मिनट। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते पहले, ठीक है, छोड़ो। हाँ बताओ, ये वाला सॉल्व करते हैं। कोई बात नहीं, चलो एक काम करो, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। चलो ये सवाल को सॉल्व करो, बताओ कौन कितना फास्ट करता है देख ले। 90 डेज ऑप्शन आ ही गया है इसलिए बोल रहा हूँ, करो, आपका भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। इतना टाइम लोगे आप लोग तो कैसे होगा रे। ठीक है, ध्यान दो, जिनको नहीं समझ रहा है ध्यान दो। क्या लिखा है देखो, सी इज 5 टाइम्स एज प्रोडक्टिव एज बी, मतलब सी जो है 5 गुना से जो है 5 गुना जो है ज्यादा प्रोडक्टिव है, किससे, बी से। मतलब सी इज 5 टाइम्स एज प्रोडक्टिव एज बी। प्रोडक्टिव का मतलब क्या है, इनडायरेक्टली इफिशिएंसी बात कर रही है। A takes 60 days to complete a task while A, B, C work together and they can complete a task in 12 days। मतलब A अकेला जो है, A, B, C के कंपैरिजन में अगर हम बात करते हैं तो बेटा A अकेला पूरे काम को 60 दिन में कर सकता है, जबकि A, B, C कर सकते हैं इसमें। तो ये 12 एक 12, 12 पंचे 60, तो ये हो गया बेटा टाइम का रेशो। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशो क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, ये हो जाएगा एफिशिएंसी का रेशो। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पे B प्लस सी कितना है, 6 है। यहाँ पे A कितना है, यहाँ पे A कितना है, 1 है। अगर A 1 है बच्चों तो B प्लस सी कितना है, तो B प्लस सी 4 है। अगर ये 4 है और ये 6 है तो इनको कॉमन करने का तरीका क्या है,
इनको कॉमन करने का तरीका क्या है, इनको एक ही सर कॉमन करने का तरीका है, वो ये है कि इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दे, 2 से, और इसको मल्टीप्लाई कर दे 3 से, मतलब इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दे। तो चलो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तभी तो ये कॉमन कॉमन आएंगे ना। देखो 4 दूने साइन दूने 12, 4 तिरिक 12, इस तरह से। तो ये हो जाएगा बच्चों 10/2 और ये हो जाएगा 3/15। अब अच्छे से नोटिस करना, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी मिला के कितने हो गए 15, उसमें से बेटा c कितना है 10, उसमें से b कितना है 2, a कितना है देखो, a देखो कितना है, a कितना है देखो 3, a है 3। क्या सही जा रहा हूँ मैं? बिल्कुल सही जा रहा हूँ। देखो अगर एडिशन करोगे तो देखो बराबर 15 आएंगे, मतलब हम जो बनाए हैं सेटअप वो एकदम सही है। अब क्या लिखा है देखो, इन हाउ मेनी डेज बी अलोन विल कंप्लीट द होल वर्क। तो पहली बात ये है कि टोटल वर्क कितना है, तो ए ने 60 दिन में जो काम कंप्लीट किया वो टोटल वर्क है। इसी को टोटल वर्क बोलना है, ऐसा नहीं आप ऐसा भी ले सकते हो कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों का मिलके जो 12 दिन में काम हुआ है वो भी एक टोटल वर्क ही है। तो मैं किसी भी एक टोटल वर्क को ले लेता हूँ। तो ए ने जो बेटा 60 दिन में काम किया है उसी को हम बोलते हैं टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना है 3 × 60। अदरवाइज आप और मैं ऐसा भी ले सकते थे कि a प्लस बी प्लस सी ने मिलके जो 12 दिन में काम किया वो भी तो एक टोटल वर्क ही है। देखो ये हो जाएगा बेटा 15 × 12, तो 15 × 12 करोगे तो भी 180 आएगा, तुम 30 × 60 करोगे तो भी 180 आएगा। तो देखो घूम फिर के टोटल वर्क तो वही है ना, हाँ चेंज हो रहा है। अब इसी 180 वर्क को कौन करने वाला है, बी करने वाला है। कितने की एफिशिएंसी से, 2 की एफिशिएंसी से, तो 90 दिन लगाएगा ना। बोलो क्लियर। अब तो भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा ना, ठीक है। जो एग्जाम में आते हैं वो सवाल लेने पड़ेंगे आपको, एक बार में समझे 2 बार में समझे मैटर नहीं करता, लेकिन पढ़ाना तो पड़ेगा ही। चलो ये भी सवाल बहुत ही बढ़िया है, छोटा है लेकिन बहुत बड़ा सवाल है। A do 3/8 as much work as B in 5/6 of the time. If B takes 87 days to complete a work alone, then how much time shall A and B together take to do it? देखो अगर आप थोड़ा सा है ना, अब धीरे धीरे आप एक चीज को समझो। यहाँ पे है ना आपको एक बात समझनी पड़ेगी, ठीक है। मेरी बात समझो, आप कुछ कुछ चीजें समझने की कोशिश करो, ठीक है। मेरे बात को ध्यान से समझो। अगर बेटा मैं ऐसा बोलता कि ए जो है, ठीक है, ए इज, ठीक है, ए डज, ठीक है, 3/8 ऑफ द टोटल वर्क। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ, अगर मैंने बोला कि A डज 3/8 ऑफ द टोटल वर्क, इसका मतलब ये होता है कि A ने जो है पूरे काम का 3/8 काम किया। इसका मतलब बेटा ये होता है कि A ने किया है 3 काम, जबकि 8 क्या है टोटल काम, ठीक है। इस तरह से होता है। इसका ये सेंटेंस वाइज मीनिंग बदलते हैं, ठीक है। ये है इसका सेंटेंस वाइज मीनिंग। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि A डज 3/8 ऑफ, ठीक है, बी डज, अगर मैंने ऐसा लिखा ए ने जो है 3/8 काम किया है बी के कंपैरिजन में, तो इसका मतलब ये है कि ए ने 3/8 काम किया है, जिसमें से ए जो है बेटा 3 काम कर रहा है, तो बी जो है 8 काम करता है। ये चीजें आपको जिस दिन समझ में आ जाएगी उस दिन जो है आप समझ लेना कि आपको एप्टीट्यूड अच्छे से समझ रहा है। बोलो क्लियर है? दोनों सेंटेंस का मीनिंग क्लियर है क्या बताओ पहले। सभी को क्लियर है? देखो पढ़ के समझो, चीजों को समझो पढ़ के, ठीक है। अगर मैंने बोला कि जैसे कोई भी फ्रैक्शन की जब बातें आती है, देखो जब भी बात फ्रैक्शन की आती है ना, और फ्रैक्शन में बेटा देखो 2 चीजें होती है, ठीक है। फ्रैक्शन में जब ऐसा ऐसा इक्वेशन बनता है, फिर देखो ऐसा इक्वेशन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा याद रखने का कि जो पहला पर्सन होता है ना उसको ये बिलोंग करता है, और जो लास्ट में जो पर्सन होता है ना उसको ये बिलोंग करता है। इस तरह से ये कंसेप्ट चलते हैं फ्रैक्शन के। जब मैं बोलता हूँ कि आई हैव, ठीक है, 3/4 मनी
देन यू हैव। ठीक है, ऐसा अगर मैं बोलूं तो इसका मतलब आई जो है 3 है और यू जो है वो क्या है 4 है। अगर मैं बोलूं कि आई हैव, ठीक है, 3/4 ऑफ द टोटल मनी, अगर मैं ऐसा बोलूं, अगर मैं बोलूं कि हाँ तेरा और मेरा मिलके, तुम्हारा और मेरा मिलके टोटल पैसा अगर जितना भी होगा उसमें से मेरे पास 3/4 पैसा है, तो इसका मतलब बेटा आपके पास 1/4 पैसा है। इसका मतलब ये है कि ये 4 टोटल पैसा है, जिसमें से 3 जो है मेरे पास है और उसमें से 1 जो है आपके पास है। ऐसा इसका मीनिंग होता है। ठीक है, होपफुली क्लियर हो रहा है। देखो जो बच्चे देखो ऑलरेडी क्लास कर चुके हैं मेरा, उनको प्रॉब्लम नहीं है। जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको बहुत डिटेल में समझाना होता है, इसलिए मैं डिटेल में समझा रहा हूँ। देखो ए जो है बेटा 3/8 काम कर रहा है बी के कंपैरिजन में, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है ये काम की बातें हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं जो है ना ये वर्क का रेशो है किसका, ए और बी का। मतलब ए ने 3 काम किया है तो बी ने 8 काम किया, ऐसा है। लेकिन हमको एक चीज पता है कि टाइम इनटू इफिशियंसी इज इक्वल टू होता है बच्चों वर्क। और इस क्वेश्चन में अगर आपने अच्छे से नोटिस किया होगा तो पहला रेशो बेटा वर्क को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा रेशो देखो टाइम को रिप्रेजेंट करता है। मतलब पहला रेशो वर्क को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा रेशो टाइम को रिप्रेजेंट करता है। मतलब इस पूरे रेशो से मुझे इफिशियंसी की बात मिल सकती है जो कि वर्क अपॉन टाइम होता है। ठीक है, अगर वर्क का रेशो बेटा 3/8 है तो इफिशियंसी यहाँ पे वर्क का रेशो अगर 3/8 है तो टाइम का रेशो कितना है, तो टाइम का रेशो है 5/6। और इन दोनों को बेटा कर देना है डिवाइड। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे मुझे किसका रेशो मिलेगा, इफिशियंसी जो आएगा 3/5 रेशो 8/6 ऐसा आएगा। ठीक है, अगर मैं अच्छे से मल्टीप्लाई कर दूं या यहीं पे अगर मैं इसको कैंसिल कर तो ये हो जाएगा 4/3 और ये हो जाएगा 3 3 9 और ये हो जाएगा 4 5 20। मतलब ये आ जाएगा इफिशियंसी का रेशो। और ये वाली चीज भी मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ परसेंटेज टॉपिक के अमाउंट एक्सपेंडिचर कांस्टेंट में, अगर आपको याद है। इसलिए मैं बोलता हूँ टॉपिक पढ़ना बहुत जरूरी है। बोलो कितने लोगों को ये समझा, और सच में बताना, मेरे से झूठ बोल सकते हो, खुद से नहीं बोलो। समझा? बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन में देखो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ रहा नहीं, अभी पूरा क्वेश्चन ही आसान हो गया। बस आपको ये चीजें आपको पता होनी चाहिए थी। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे क्या बोला गया, देखो बी टेक्स 87 डेज टू कंप्लीट अ वर्क अलोन। मतलब बी अकेला पूरा काम बेटा 87 डेज में कंप्लीट करता है। मतलब पूरा काम कितना है 87 इंटू बी की एफिशिएंसी कितनी है 20, मतलब 87 इंटू 20 ये है बेटा पूरा काम। ये हो गया पूरा काम, क्योंकि बी ने अकेले ने 87 डेज में पूरा काम कंप्लीट किया। इसी पूरे काम को किसको करना है, ए प्लस बी को। तो बेटा ए प्लस बी को इसी पूरे काम को कंप्लीट करना है, तो कितने की एफिशिएंसी से करेंगे, 29 की एफिशिएंसी से। तो ये 29 का 3 गुना है, ये हो जाएगा 60 दिन लगेंगे। क्लियर? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, मजा आ रहा है सवालों में? थोड़े से कंफ्यूजिंग है ना? आज घर में जाके पूरा वीडियो देखना है मेरा। ठीक है, चलो आपको एक चांस देता हूँ मैं इसी टाइप का और एक सवाल सॉल्व करने का। देखते हैं कौन सा बच्चा फास्ट में आंसर करेगा। स्क्रीनशॉट रह गया, लाइक भी कर दूंगा, मतलब यूट्यूब चैनल है क्या अपना? अच्छा हाँ वीडियो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और यार आप लाइक नहीं करते वीडियो पे, ना कमेंट करते हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। 57 आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो है फटाफट आंसर कर रहे हैं 57, बहुत ही बेटर। ठीक है, चलो फिर भी मैं आपके लिए सॉल्व करके देता हूँ।
अब इस पूरे सवाल में कुछ भी नहीं रहा, कॉपी पेस्ट क्वेश्चन हो गया है। रेशियो है 4:9 का ए और बी का, किसका, वर्क का, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू होता है बच्चों इफिशियंसी, क्योंकि सेम क्वेश्चन है आपने पढ़ ही लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/2 और ये रेशियो हो जाएगा 9/5, मतलब ये 2 का 2 टाइम्स, मतलब 5 दूनी 10, 10:9 रेशियो आएगा इफिशियंसी का। ठीक है, आपको क्या बोला, देखो दे टुगेदर, टुगेदर मतलब कौन, ए प्लस बी मिलके पूरा काम को कंप्लीट करते हैं कितने दिन में, 27 डेज में। तो ए की इफिशियंसी है 10, इसकी है कितना, 9, मतलब 19 इंटू 27, ये हो गया बेटा टोटल वर्क। अब इसी टोटल वर्क को जो है किसको करना है, बी को अकेले को, तो बी अकेला कितने दिन लेगा, तो बी अकेला जो है 9, 9 तेरी कितनी 27, 19 तेरी कितनी 57, तो 57 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे डिटेल में बताना चाहिए था, मैंने बता दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ठीक है, 57 इज द करेक्ट आंसर। करो इस सवाल को सॉल्व करो। अब ये थोड़ा अलग है। बहुत बढ़िया। ठीक है, 15 डेज आंसर आ रहा है, चलो चेक कर लेते हैं सही है क्या। तो क्या लिखा, देखो द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसीज ऑफ ए बी सी इज 4:5:3, वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 25 डेज। इतना आसान सवाल और क्या हो सकता है इससे आसान सवाल। देखो ए बी सी बेटा मिलके, ए बी सी ये तीनों लोग मिलके पूरे काम को कंप्लीट कर सकते हैं 25 डेज में। ये हो गया हमारा टोटल वर्क, जिसमें से ए की इफिशिएंसी बेटा 4 है, बी की इफिशिएंसी 5 है, सी की इफिशिएंसी 3 है, 5 और 4 9 और 3 कितना 12, मतलब 12 इंटू 25, ये हो गया हमारा टोटल वर्क। इस टोटल वर्क का कितना कंप्लीट करना है, सिर्फ 35%। 35% मतलब होता है बेटा 35/100, इसका मतलब होता है 7/25, 7/20, है ना। तो मतलब इसका 7/20 काम करना है, किसको करना है, ए और सी को। तो ए और सी की इफिशिएंसी कितनी है, 7 है, ए और सी को करना था, बस खत्म सवाल। क्या रह गया इस सवाल में, 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 4 का 3 गुना, 4 का 5 गुना, 5 का 5 गुना, 5 का 15, 15 इस सवाल का आंसर है। किया सभी ने, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई किया, बहुत बढ़िया। वैष्णवी 16, कुशेवारनी 15 आंसर दिया है, बढ़िया। ठीक है, इसको सॉल्व करो। काय वैष्णवी एक दिवस येते एक दिवस नाही येत, अर्थ नाही असं शिकून। अच्छा अच्छा, इथं 3 बॅचचे स्टुडंट आहेत, जवळपास 3 बॅचचे स्टुडंट मिळून 120 तरी मुलं होत असतील माझ्या मते। तरी आमच्या क्लासमध्ये बघा ना 55 मुलं आहेत फक्त, बाकी 55 लोक एक ऑफलाईन व्हिडिओ पाहतायत किंवा मजा करतायत घरी बसून। 56, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। द रेशियो ऑफ इफिशिएंसीज ऑफ, ठीक है, the ratio of efficiencies of A, B, C is 7:5:4. Working together, they can finish the work in 35 days.
A and B working together for 28 days, then the remaining work will be completed by C alone in। ठीक है, इनका बोलना क्या है देखो, A B C मिलके किसी काम को कंप्लीट कर सकते हैं पूरा कितने दिन में, 35 डेज में। तो यही हो गया बेटा हमारा टोटल वर्क। तो ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी है, इसकी 7 है, इसकी 5 है और इसकी 4 है। 7 और 5 12 और 4 कितना, 16, मतलब 16 इंटू 35, ये हो गया हमारा टोटल वर्क, है ना। अब इस टोटल वर्क में जो है ए और बी ने बेटा कितना काम करना है, 28 डेज तक काम किया है। मतलब देखो ये टोटल वर्क, मेरी बात समझो, ठीक है, 16 इंटू 35 इज नथिंग बट, मैं इसको लिख सकता हूँ 8 इंटू 70 और 8 56, मतलब 560 यूनिट जो है टोटल वर्क है। इस पूरे टोटल वर्क को जो है ए और बी ने जो है 28 दिन के लिए किया है, मतलब कंप्लीट नहीं किया है। ए और बी ने पहले 28 दिन तक काम किया। अब तुम ही बताओ, ए और बी अगर 28 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम होगा, ए करेगा 7 काम, बी करेगा 5 काम, तो 7 और 5 12, मतलब 12 इंटू 28 कितना काम हो जाएगा, 12 दूनी 24, 12 8 96, फिर 36 यूनिट काम हो जाएगा, फिर 36। अब 560 में से 336 यूनिट काम हो चुका है, मतलब बचा कितना काम, तो भी देखो 64, और ये कितना 64, 224 बच रहा है क्या, हाँ 224, तो 224 काम बच रहा है। इस काम को किसको करना है, सी को अकेले करना है। बेटा इस 224 काम को अगर सी अकेला करेगा, कितने की एफिशिएंसी से, 4 की एफिशिएंसी से, तो कितना दिन लगेगा, तो 4 पंचे 20 और 4 छक्का 24, तो 56 डेज लगेंगे। बोल क्लियर है। मैं इसका शॉर्टकट बताता हूँ अभी, ठीक है, वन लाइनर आंसर था ये, ठीक है, मैं जानबूझ के ऐसा किया क्योंकि मुझे पता है आपने तो मैक्सिमम बच्चे ने ऐसे किया होगा। ठीक है, मैं इसका वन लाइनर आंसर बताता हूँ, ध्यान से सुनो, ठीक है, मुझे बात बताओ। यहाँ पे आपको एक चीज क्या समझ रही सर, ये समझ रहा है कि जो टोटल काम में से ए और बी ने जो काम किया, उसमें से जो बचा वाला काम है ना रिमेनिंग, वो किसको करना है, सी को। बिल्कुल यही चीज आपको फोकस करनी है कि ए बी सी ने मिलके जो भी काम किया है, ठीक है, वो है टोटल काम। उसमें पहले ए बी ने कितना काम किया, इतना काम किया, इसमें से जो बचा वाला काम रहेगा वो किसको करना है, सी को करना है। अब तुम देखो कैसे सवाल सॉल्व होता है। अब मुझे बताओ एबीसी ने टोटल काम कितना किया, 7 और 5 12, 12 और 4 कितना 16, मतलब 16 इंटू 35। बेटा ये किया एबीसी ने काम, उसमें से ए और बी ने कितना काम किया 28 दिन तक, तो ए और बी ने 7 और 5 देखो 12, मतलब बेटा 12 इंटू 28 ये हो गया ए और बी का काम। इन दोनों को कर देंगे माइनस, और इसको किसको करना है, सी को करना है। तो सी की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो इसको कर देंगे 4 से डिवाइड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा देखो, 4 चौ 16 और 4 7 28, 12 7 कितनी 84 आणि 35 चौ बघूंगा किती होते, 35 का 4 गुना होता है 140, और ये 12 7 कितनी 84, 84, 84 में से 140 जाएंगे तो 56 ही रहनी चाहिए, 56 डेज इस सवाल का आंसर। बोलो समझे। क्योंकि देखो टोटल वर्क में से ए और बी ने जो वर्क किया है उनका डिफरेंस ही सी को करना था, ठीक है। हाँ, अभी जो पढ़ा है ना बिल्कुल उसी तरीके से ट्राई करो इस क्वेश्चन को, अभी जैसे पढ़ाया। जानबूझ के एक ही क्वेश्चन जो है दो दो बार लेके आ रहा हूँ मैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपको थोड़ा ऐसा डिफरेंट ना लगे क्वेश्चन। फिफ्टी सेवन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 57। ठीक है, जिनकी कैलकुलेशन की स्पीड है उनका आंसर आ जाएगा फटाफट, बाकी कुछ नहीं है, सवाल तो आप समझ चुके हो। 7 और 5 12, 12 और 6 कितना बेटा 18, 18 इंटू 35 ये हो गया टोटल वर्क।
इसमें से बी और सी ने जो है कितने दिन के लिए काम किया है, 21 दिन। तो बी और सी ये है 5 और 6 11, तो ये 21 इंटू 11 ये हो गया बी और सी का काम। और इस काम को किसको करना है, अभी ए को अकेले को, मतलब 7 के हिसाब से करना है। तो इस तरह से देखो, 7 पता 35 आणि 7 त्रिक 21, 11 18 पंचे 90, 11 त्रिक 33, तो 57 डेज आएगा। ठीक है। कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी होगा कि सर 18 इंटू 35 माइनस 21 इंटू 11, इसमें सर आप 7 से ही इसको तो ऑलरेडी काट चुके थे, फिर सर और 7 से कैसे काट रहे? अरे बच्चों, इसको हम ऐसा तो लिख सकते हैं ना, इसको ऐसा लिखते हैं। हम इसको लिख नहीं रहे, हम फटाफट करने की कोशिश कर रहे हैं। 7 5 35 7 ऐसा होता है। ठीक है, बोलो क्लियर क्लियर क्लियर, सबको क्लियर? चलो, तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली आपको समझा होगा। ठीक है, मुझे बस थोड़ा सा रिव्यू दे दो। ठीक है, जनरल अवेयरनेस का लेक्चर कल का आपको समझा सबको?